सुप्रभात। मैं डॉक्टर अभिशेखर शर्मा राधा कृष्णन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण क्रम में सभी बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारे पाठ्यक्रम का 13वां प्रश्न पत्र, जिसका नाम है अधिगम के लिए आकलन। इस प्रश्न पत्र में हमारी प्रथम इकाई है मापन एवं मूल्यांकन। जैसा कि हम दैनिक जीवन में कई जगह इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर व्यापारिक दृष्टि से बात की जाए तो वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु हम उनका भार ज्ञात करने के लिए मापन जैसे शब्दों को प्रयोग में लेते हैं। इसी ज्ञान पर आधारित शिक्षण क्रम में छात्र एवं शिक्षकों के अधिगम को मापने हेतु पाठ्यक्रम में मापन एवं मूल्यांकन इकाई को समाहित किया गया है, जो कि हमारे प्रश्न पत्र अधिगम के लिए आकलन का भाग है। आइए अब हम जानते हैं मापन का सामान्य अर्थ। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रा कहा जाता है। अर्थात हम किसी भी राशि का परिमाणात्मक स्वरूप जांचना अगर चाहें तो उसके लिए हमें उस राशि का मापन करने की आवश्यकता होती है। अतः किसी भी वस्तु का, राशि का गुणात्मक अथवा भारात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है, तथा उस मापन को उत्कृष्ट श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हमें मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। आइए आगे हम जानते हैं मापन के बारे में शैक्षिक मापन की अवधारणा। शैक्षिक मापन की अवधारणा मनोविज्ञान में देखा जाए तो मापन का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम वुंट के द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में प्रयोगशाला में स्थापना के परिणाम स्वरूप हुआ था। अर्थात शैक्षिक मापन का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम वुंट द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1879 में। शैक्षिक मापन का विकसित काल 1900 से 1960 तक माना जाता है। 1960 के आसपास बहुत सारे परीक्षण हुए जिसके लिए मापन की आवश्यकता पड़ती थी। अर्थात जर्मनी के लिप्जिंग नगर में स्थापित प्रयोगशाला में विलियम वुंट के द्वारा सर्वप्रथम शैक्षिक मापन शब्द की अवधारणा रखी गई, जिन्होंने 1960 के आसपास कई ऐसे परीक्षण किए। उन परीक्षणों में मापन की आवश्यकता को महसूस किया गया। आइए अब हम जानते हैं शैक्षिक मापन का अर्थ एवं परिभाषा। मापन एक ऐसा प्रत्यय है जो अत्यंत प्राचीन काल से दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुतायत रूप में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित कार्यों को करने के दौरान अनेकों बार औपचारिक ढंग से मापन करता है। उदाहरणार्थ, वस्त्र विक्रेता कपड़ा नापता है, ग्वाला दूध नापता है, फल विक्रेता फल तौलता है, डॉक्टर शरीर का तापमान मापता है। ये सभी मापन के ही उदाहरण हैं। यद्यपि इन सभी में मीटर, लीटर, किलोग्राम तथा थर्मामीटर जैसे किसी मानक साधन की आवश्यकता होती है, परंतु मानव जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां बिना किसी मानक साधन के भी मापन हो सकता है। अर्थात यहाँ मापन का मूलात्मक अर्थ स्वरूप प्रस्तुत किया गया है कि जैसे सामान्य दृष्टि में हम बाहर देखते हैं समाज में किस तरह
किस वस्तुओं को किन माध्यमों से, किन मानक साधनों के माध्यम से मापा जाता है, उसी तरह शैक्षिक मापन का क्या मानक रहा होगा, कैसे मानक की अवधारणा रही होगी, किन मानकों को निश्चित किया गया होगा, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। आइए अब हम जानते हैं परिभाषा। मापन की परिभाषा। अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मापन की इस प्रक्रिया को परिभाषा में बांधने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है। मापन का आधार। थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक ने मापन की क्या परिभाषा दी, आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है, अर्थात वस्तुओं के अस्तित्व का ज्ञान परिणाम से होता है और परिणाम को जानने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। ऐसा कह लीजिए, मापन का आधार वस्तुओं का परिमाणात्मक अस्तित्व कहलाता है। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं एस स्टीवेंस के अनुसार, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। स्टीवेंस ने जो कहा है, किसी वस्तुओं को अंक प्रदान करना या मानक निर्धारित करना मापन के ही नियमों के अनुसार स्वीकृत होता है। किसी वस्तु को, किसी भारात्मक वस्तु को हम मापकर उन वस्तुओं को अंक प्रदान कर सकते हैं। कौन सी वस्तु कितने भार की है, अर्थात कितना मूल्य रखती है। आइए हम अगली परिभाषा जानते हैं। जी.सी. हेल्मस्टेडर के अनुसार, जी.सी. हेल्मस्टेडर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है मापन को? मापन किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता के विस्तार का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन्होंने भी स्टीवेंस के अनुसार परिभाषित किया है कि आंकिक स्वरूप प्रदान करना ही मापन को परिभाषित करता है। मैकाले महोदय ने क्या कहा है मापन के लिए कि यदि कोई वस्तु किसी परिणाम में, किसी परिमाण में अस्तित्व में हो तो उसका मापन हो सकता है, अर्थात वस्तु का परिमाणात्मक अस्तित्व मापन का आधार बनता है। आइए अब हम जानते हैं मापन के प्रकार। सामान्यतः मापन को दो भागों में बांटा जाता है, मानसिक मापन एवं भौतिक मापन। अब हम जानते हैं मानसिक मापन किसे कहते हैं। मानसिक मापन के आधार पर विभिन्न प्रकार के मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इन मानसिक क्रियाओं का अगर हम ध्यान करें तो हमारे शिक्षण क्रम में, बीएड शिक्षण क्रम में कहीं न कहीं इन मानसिक मापनों की आवश्यकता होती है। छात्र की उपलब्धि जानने के लिए अथवा शिक्षक की शिक्षणत्व अथवा शिक्षकत्व को जानने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। मानसिक मापन के उदाहरण हैं जैसे बुद्धि लब्धि का मापन, रुचि का मापन, योग्यताओं का मापन, क्षमताओं का मापन अथवा व्यक्तित्व परीक्षणों का मापन। इन परीक्षणों के द्वारा ही इन मानसिक क्रियाओं का ज्ञान किया जाता है, अर्थात ये मानक प्रस्तुत करते हैं हमें किस व्यक्ति में कैसी योग्यता है, कैसा व्यक्तित्व है, किस स्तर की बुद्धि लब्धि है। तो ये सारे गुण, सारे उदाहरण मानसिक मापन के अंतर्गत समाविष्ट होते हैं। दूसरे मापन की हम बात करें, दूसरे मापन का नाम है भौतिक मापन। आइए जानते हैं भौतिक मापन किसे कहते हैं। भौतिक मापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात भौतिक स्वरूप ही भौतिक गुण कहलाता है। तो भौतिक गुण जैसे लंबाई, दूरी, ऊंचाई आदि, भार भी इसमें समाहित कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भौतिक मापन के स्वरूप को स्पष्ट करती है। आइए आगे हम जानते हैं मापन के 3 विशिष्ट भेदों के बारे में। मापन के विशिष्ट भेद। मापन उपकरण या विधि या उनके प्राप्त परिणामों के आधार पर मुख्यतः 3 भेद स्पष्ट करता है, जो क्रमशः निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन तथा
स्वमानक मापन कहे जाते हैं। इन तीनों मानकों मापन के विशिष्ट भेदों को हम जानते हैं। पहला मापन का भेद है हमारा निरपेक्ष मापन। आइए अब हम जानते हैं निरपेक्ष मापन किसे कहते हैं। निरपेक्ष मापन वह मापन होता है जिसमें परम शून्य की स्थिति विद्यमान होती है और पैमाने का प्रारंभिक बिंदु शून्य से प्रारंभ होता है। यदि इस पैमाने पर संख्या शून्य से अधिक होती है तो धनात्मक तथा शून्य से कम होती है तो ऋणात्मक मान देते हैं। उदाहरण स्वरूप हम जानते हैं, यदि किसी स्थान का तापमान शून्य है तो वह शून्य से अधिक भी हो सकता है और शून्य से कम भी हो सकता है। इस प्रकार का मापन मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं शैक्षिक चरों में संभव नहीं होता है, जबकि भौतिक चरों में संभव होता है। यदि किसी उपलब्धि परीक्षण में राम को 0 अंक प्राप्त होता है तो यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि उस विषय में राम की योग्यता 0 है। उपलब्धि परीक्षण से प्राप्त 0 अंक का तात्पर्य केवल यह होता है कि राम अमुक परीक्षण के किसी भी प्रश्न को हल करने में समर्थ नहीं हो पाया गया। अर्थात हम जिस 0 को निर्धारित करते हैं वह 0 राम की योग्यता का प्रतिपादक न होकर उसके द्वारा उपलब्धि की जाने वाली उपलब्धि का प्रतिपादक है। अर्थात राम हो सकता है अधिगम के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उस परीक्षण को आगे धनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रवृत्ति में प्रवृत्त कर सकता है। आइए अब हम जानते हैं दूसरा भेद, जिसका नाम है सामान्यीकृत मापन। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले परीक्षणों तथा मापनियों से प्राप्त माप प्रायः मानकीय माप होते हैं। सामान्यीकृत माप को मानकीय माप भी कहते हैं। सामान्यीकृत मापन वह मापन है जिसमें एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं तथा साथ ही परम शून्य की संभावना नहीं होती है। उदाहरणार्थ हम जानते हैं, जैसे यदि किसी विषय के उपलब्धि परीक्षण में राम 0 अंक प्राप्त करता है तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि उस विषय में छात्र राम की योग्यता 0 है, बल्कि इसका केवल यह अभिप्राय होता है कि उस उपलब्धि परीक्षण के किसी भी प्रश्न को हल करने में राम असफल रहा है। हम तीसरा मापन का प्रकार जानते हैं, इप्सेटिव या स्वमानक मापन। स्वमानक शब्द का प्रयोग परीक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम रेमंड कैटले ने किया था। किसने किया था? रेमंड कैटले ने। स्वमानक मापन का विस्तृत वर्णन कैटल ने अपनी पुस्तक में किया है। हम जानते हैं इप्सेटिव या स्वमानक क्या है। मानकीय माप के विपरीत स्वमानक माप होते हैं। मापन के अनेक उपकरण एवं विधियों से एक उपकरण या विधि ऐसी है जिसमें व्यक्ति या छात्र को बाध्य चयन करना पड़ता है। इस विधि से मापन करने को कैटल ने इप्सेटिव मापन की संज्ञा दी है। इसमें व्यक्ति या छात्रों के समक्ष कुछ प्रश्न, कथन अथवा समस्याएं उपस्थित की जाती है और उनसे उन्हें वरीयता क्रम प्रदान करने के लिए कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति या छात्र किसी एक कथन को प्रथम वरीयता प्रदान करता है तो अन्य किसी कथन को वह यह वरीयता नहीं प्रदान कर सकता। अर्थात हम ये जान सकते हैं, किसी समस्या को या किसी प्राप्त किए गए ज्ञान को अपनी अवधारणाओं के अनुसार, अपने उपलब्धि के अनुसार एक मानक प्रदान करना या एक वरीयता प्रदान करना स्वमानक मापन का उदाहरण कहलाता है। आइए अब हम जानते हैं मापन के अंग। मापन प्रक्रिया के निम्न अंग होते हैं। पहला, मापनकर्ता। वह व्यक्ति जो चरों का मापन करता है मापनकर्ता कहलाता है। दूसरा अंग है वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया। जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है उसे हम मापन के इस अंग में स्वीकृत करते हैं। तीसरा अंग है वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की वह विशेषता जिसका मापन करना है। चौथा अंग है वांछित चर की विशेषता को मापने के उपकरण
या विधियाँ। जिन उपकरण और विधियों का प्रयोग हम करते हैं, उन विधियों तथा उपकरणों को हम मापन के इस चतुर्थ अंग के अंदर समाहित करते हैं। आइए अब हम जानते हैं गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन। गुणात्मक अथवा मात्रात्मक मापन किसे कहते हैं? वर्तमान समय में भौतिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार के विज्ञानों की मानव जीवन को आवश्यकता होती है। सामाजिक विज्ञानों में, जिनमें शिक्षा एवं मनोविज्ञान भी सम्मिलित है, मापन भौतिक तथा स्थूल न होकर सूक्ष्म तथा गुणात्मक होते हैं और इसका मापन निश्चित एवं निर्दिष्ट इकाइयों में नहीं हो सकता है। अतः सामाजिक विज्ञानों का मापन गुणात्मक होता है। इसके विपरीत भौतिक विज्ञानों के तथ्य स्थूल होते हैं, उन्हें भौतिक रूप से मापा जाता है। अतः भौतिक विज्ञान के माप परिमाणात्मक या मात्रात्मक होते हैं। जैसा कि हम सामाजिक विज्ञान विषय की बात करें तो सामाजिक विज्ञान के विषय में हम गुणात्मक मापन को ज्ञात करते हैं, और अगर हम विज्ञान विषय की बात करें तो विज्ञान विषय में हम परिमाणात्मक या मात्रात्मक स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यह परिमाणात्मक, मात्रात्मक अथवा भौतिक स्वरूप, गुणात्मक जो स्वरूप का भाग है, ये सारे मापन के ही प्रकार कहलाते हैं। गुणात्मक मापन किसी वस्तु, प्राणी, घटना अथवा क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने समझने को गुणात्मक मापन कहते हैं। अर्थात व्यक्ति के अंदर निहित गुणों, विशेषताओं अथवा वस्तु की विशेषताओं, गुणों को गुणात्मक मापन के अंदर समाहित किया जाता है। आगे हम जानते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन का संबंध मानसिक मापन से होता है, क्योंकि शिक्षा का कार्य उपलब्धि अथवा शिक्षण प्रक्रियाओं पर निर्भर होता है। यह एक जटिल कार्य है, क्योंकि इस मापन में व्यवहार का मापन किया जाता है। मानव व्यवहार परिस्थिति एवं उद्दीपक के साथ परिवर्तित होता रहता है। अतः मानसिक मापन का स्वरूप निश्चित नहीं हो सकता है। इसके अंतर्गत आत्मनिष्ठता का गुण पाया जाता है और साथ ही साथ वस्तु और घटनाओं के संबंध में व्यक्ति की राय भी सम्मिलित होती है। यदि हमें किसी अध्यापक के कार्य की प्रभावशीलता का मापन करना हो या किसी के द्वारा बनाई गई पेंटिंग के विषय में निर्णय देना हो, तो किसी मानक को आधार बनाना पड़ेगा। अर्थात हमें कुछ गुणवत्ता निर्धारित करनी पड़ेगी। उस गुणवत्ता के आधार पर हम उसके चित्र अथवा उस कार्य की प्रभावशीलता को जान सकें अथवा उसको माप सकें। उक्त निर्धारित मानक की सत्ता मूल्यांकनकर्ता के मन में ही रहती है। मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मानक आवश्यक नहीं है कि वह सामान्य, सर्वमान्य एवं उचित ही हो। उदाहरणार्थ, एक छात्र द्वारा विज्ञान विषय के निबंधात्मक प्रश्न के दिए गए उत्तर का मूल्यांकन उसकी विषय वस्तु, मौलिक चिंतन, भाषा, व्याकरण या शब्दों की संख्या आदि के आधार पर किया जा सकता है और उसकी तदनुसार उसे अंक प्रदान किया जा सकता है। विद्यार्थी से प्राप्त उत्तर में किस तरह की विषय वस्तु, मौलिक चिंतन, भाषा, व्याकरण या शब्दों की संख्या की आशा की जानी चाहिए, इसका कोई निश्चित निर्धारित आदर्श नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप यह मूल्यांकनकर्ता के मन में स्थित मानक पर निर्भर है। अर्थात हमने जैसा कि मूल्यांकनकर्ता के गुणों का मापन करने के लिए मात्रात्मक मापन का ज्ञान किया, हम किसी भी व्यक्ति विशेष के गुणों का या उसके द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों का ज्ञान करना चाहें या उसके अधिगम को जानना चाहें, तो हमें मात्रात्मक मापन की अथवा गुणात्मक मापन की आवश्यकता होती है। आइए अब हम जानते हैं गुणात्मक मापन की विशेषताएं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, संक्षिप्त रूप में गुणात्मक मापन की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, गुणात्मक मापन के आधार प्राय मानदंड होते हैं जो सामान्य वितरण में औसत निष्पादन के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात जिन मानदंडों को निश्चित किया जाता है उन्हें किन्हीं औसत स्तरों पर निश्चित किया जाता है, तत्पश्चात हम गुणात्मक मापन को जांच पाते हैं। दूसरी विशेषता है, गुणात्मक मापन के मानदंड
प्रायः सर्वमान्य नहीं होते। यदि एक बालक किसी शिक्षक की नज़र में उत्तम बालक का दर्जा प्राप्त करता है तो यह आवश्यक नहीं है कि अन्य शिक्षकों की ओर संकेत नहीं करते हैं। अर्थात गुणात्मक मापन के लिए सभी का सर्वमान्य अथवा स्वीकृत होना जरूरी नहीं है। यह बच्चे की गुणवत्ता अथवा शिक्षक के साथ समायोजन पर निर्भर करता है कि उनमें किस तरह की गुणात्मकता, किस तरह का व्यक्तित्व विकसित होता है। आइए हम तीसरी विशेषता जानते हैं। गुणात्मक मापन कभी भी 100% नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी बच्चे की नैतिकता का मापन 100% संभव नहीं है। हम नैतिकता की बात करें तो किसी भी बच्चे का नैतिक स्वरूप 100% सही हो या 100% गलत हो, इसका निर्धारण हम किसी मापन प्रक्रिया के आधार पर नहीं कर सकते। हम संभावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। वह संभावनाएं 100%ता को परिभाषित नहीं करती है। आइए हम आगे चतुर्थ विशेषता की बात करते हैं। गुणात्मक मापन परिवर्तनशील होते हैं क्योंकि मापन गुणात्मक मापन का रूप होता है। यह समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होता रहता है। ये हमारा गुणात्मक मापन था। आइए अब हम दूसरे मापन के प्रकार के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है परिमाणात्मक या मात्रात्मक मापन। परिमाणात्मक मापन का अर्थ भली भांति जानने हेतु परिमाण का अर्थ जानना आवश्यक होता है। परिमाण का अभिप्राय ऐसी कोई वस्तु जिसकी भौतिक जगत में सत्ता हो, जिसे देखा जा सके और उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति को अनुभूत किया जा सके। इस प्रकार भौतिक मापन को परिमाणात्मक मापन की संज्ञा दी जाती है। उदाहरणार्थ दूरी, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन और भार इत्यादि। इन सभी वस्तुओं का, इन सभी मानकों का हम मापन कर सकते हैं या परिमाण जान सकते हैं। जैसा कि हम किसी तय निश्चित दूरी जान सकते हैं, किसी व्यक्ति की लंबाई जान सकते हैं, किसी वस्तु का क्षेत्रफल जान सकते हैं, किसी वस्तु का भार जान सकते हैं। ये सब मानक परिमाणात्मक अथवा मात्रात्मक मापन को स्पष्ट करते हैं। आइए अब हम जानते हैं परिमाणात्मक मापन की विशेषताएं। पहली विशेषता है परिमाणात्मक मापन का आधार सदैव इकाई का अर्थ होता है। शून्य बिंदु से ऊपर एक निश्चित मूल्य का होना। जैसे 12 फीट का तात्पर्य 0 से 12 फीट, अर्थात हमें किसी भी निश्चित दूरी को, लंबाई को मापने के लिए उसका एक निर्धारक मानक निर्धारण करना आवश्यक होगा, जो शून्य को परिभाषित करेगा। अर्थात उस शून्य से लेकर निश्चित दूरी, निश्चित लंबाई उस व्यक्ति के परिमाणात्मक स्वरूप को स्पष्ट करती है। आइए हम दूसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। परिमाणात्मक मापन में प्रयुक्त यंत्र पर समान इकाइयाँ समान परिमाण को व्यक्त करती हैं। जैसे 1 मीटर पैमाने पर अंकित सेंटीमीटर बराबर दूरी पर होते हैं और 1 किलोमीटर के सभी मीटर समान दूरी पर होते हैं। हमने गणित विषय के अंदर स्केल का प्रयोग किया होगा। उस स्केल पर निश्चित दूरी पर जो विभाजन किया जाता है दूरियों का, वह परिमाणात्मक यंत्र को स्पष्ट करता है। अर्थात वो सभी एक निश्चित पैमाने पर निश्चित होते हैं, इसीलिए उसे हम पैमाना शब्द भी प्रयोग करते हैं। आइए हम तीसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। परिमाणात्मक मापन की विवेचना की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह स्वयं में अर्थयुक्त होता है। चतुर्थ विशेषता है परिमाणात्मक मापन में गणितीय संबंध पाया जाता है, क्योंकि वह इकाई पर आधारित होता है। पांचवी विशेषता है परिमाणात्मक मापन 100% संभव है। जैसे किसी बालक का भार 100% इकाई में व्यक्त किया जा सकता है। हम निश्चित रूप से जान सकते हैं इस बालक का वजन इतना होगा, इस जगह की दूरी इतनी होगी। अर्थात यह निश्चितता 100%ता को परिभाषित करती है। हम आगे अगली विशेषता जानते हैं। परिमाणात्मक मापन स्थिर एवं निरपेक्ष रहता है, आत्मनिष्ठ होकर वस्तुनिष्ठ होता है। मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर के मूल्यांकन में विभिन्न अंक प्रदान किया जाता है, जबकि
बोरे में रखी चावल की तोल चाहे जितने व्यक्ति तोले एक समान ही रहेगी। अर्थात परिमाणात्मक मापन की विशेषता है कि वह निश्चितता को परिभाषित करता है। और आज के पाठ्यक्रम की अंतिम विशेषता के बारे में हम बात करें परिमाणात्मक मापन की, तो अंतिम विशेषता है परिमाणात्मक मापन में परिशुद्धता अधिक पाई जाती है, जिसके आधार पर भविष्य कथन भी अधिक विश्वास के साथ किया जाता है। इसलिए हम अगर परिमाणात्मक मापन के बारे में जानें तो हम अगर पाठ्य के अंतर्गत पढ़ने वाले विषयों के बारे में बात करते हैं तो गणित विषय के अंतर्गत 100% अंक प्राप्त करना निश्चित हो सकता है, संभाव्य है। यह निश्चित है, एक गणित विषय ऐसा है जिसके अंदर आप 100% अंक निश्चित ले सकते हैं। धन्यवाद।